बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम चैप्टर 1 साइंस का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसको आज देखने वाले हैं, है ना। एक लेक्चर आपका जाएगा 1 शॉट के अंदर, ठीक है। ये आपके बोर्ड्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे वो इसी लेक्चर से आएंगे, है ना। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चल सबसे पहले बात करते हैं भैया कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं। तो पहला चीज़ हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, दूसरी चीज़ हमको पढ़नी है केमिकल इक्वेशन, तीसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और चौथा पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और पांचवा जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ हम चर्चा करते हैं भैया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आगे डेफिनेशन लिखा होगा, उसकी लोड मत लीजिए आप, लेकिन अब ध्यान से देखते जाइए क्या होता है। देखो जी, दो मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं? दो मॉलिक्यूल्स। मान लो कि यह मॉलिक्यूल या कोई एटम हो गया, एटम या मॉलिक्यूल या कोई केमिकल स्पीसीज हो गया, है ना। केमिकल स्पीसीज, जैसे मान लो एक ए और दूसरा कोई बी, ये भी दूसरा केमिकल स्पीसीज है, अदर केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज। अब इनका आपस में जो इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन बिटवीन देम। अच्छा, ये इंटरैक्शन कब? एट अ सर्टन टेम्परेचर, प्रेशर और सर्टन कंडीशन। कोई भी रिएक्शन हमेशा नहीं होती है, उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है ना। तो interaction between them at certain temperature और प्रेशर, ठीक है। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं भैया? केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट, एंड कन्वर्ट्स इनटू न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस को हमने क्या कहा भैया? प्रोडक्ट कहा। देखिए बात समझिए, जैसे कि मान लो कि एक रिएक्शन हम ले रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है, दोनों मिले मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हमारे को यहाँ पे एक फ्लेम मिलती है, वाइट फ्लेम, है ना, वाइट फ्लेम, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब ये अलग स्पीसीज एक कंडीशन दिया टेक्निकली, Mg प्लस O2 इज नथिंग बट Mg को O2 के प्रेजेंस में जलाना है ना। आप आसान भाषा में ऐसे कह लो कि Mg को O2 के प्रेजेंस में हमने क्या करा? जला लिया। तो यहाँ पे क्या बना भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो ये इधर एरो के इधर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनको कह रहे हैं हम रिएक्टेंट। क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। और जो इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए, ये राइट हैंड साइड और ये कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड, ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। देखिएगा, चलिए आगे चर्चा करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स के अंदर क्या क्या चेंज दिखाई पड़ता है। देखिए, पहला चेंज इन फिजिकल स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है भैया? यहाँ पे स्टेट का मतलब बिहार झारखंड नहीं है, स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट। अच्छा, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या? कि अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ अलग है
तो प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट हो सकता है कि कुछ अलग हो जाए। क्या हमेशा होगा? नहीं, हमेशा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ऐसा हो जाए। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो भैया हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, है ना। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, मिलने के बाद ये बन गए H2O विच इज अ लिक्विड, विच इज अ क्या भैया? लिक्विड। तो ये दोनों कैसा हुआ? ये दोनों किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। किस में चेंज हो गया है? लिक्विड स्टेट में। क्या चेंज ऑफ स्टेट हुआ? हाँ हुआ। क्या हमेशा होगा? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे देखो, अगला है भैया चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमने ले लिया सपोज जैसे जिंक है ना, जिंक का रिएक्शन कराए H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है भैया? व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसका ये भी कलरलेस है। जिंक को आप कैसा कह सकते हो? ये शाइनी, चूंकि मेटल है तो शाइनी अपीयरेंस है, शाइनी वाइट अपीयरेंस होता है। लेकिन जो रिएक्शन करने के बाद जो ये सॉल्ट बनाया उसका वाइटिश अपीयरेंस होता है। ये हमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा है कि अगर कुछ भी रिएक्शन कराएं तो कलर में क्या हो जाता है भैया? चेंज हो जाता है। आगे देखो, आगे कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन में होएगी, लेकिन आपके लिए ऐसा समझिए कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होएगी। फॉर एग्जांपल, यही Zn प्लस H2SO4 ही देख लो, यहाँ पे तो सॉल्ट बन गया और यहाँ पे H2 के साथ मैंने एक सिंबल लगाया है एरो शोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। वो अपना क्या है भाई? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। क्या कहते हैं भैया? चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, अगर ये गैस है और गैस से लिक्विड में जा रहा है तो क्या हुआ होगा? टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, बिल्कुल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये भी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है भैया, है ना। देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है NaNO3 और AgCl। AgCl जो है वो किसके फॉर्म में बनता है? PPT, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। मतलब कि जहाँ रिएक्शन करा रहे हो उसमें नीचे की साइड बैठ जाता है ना। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? केमिकल इक्वेशन। देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या? मान लो कि बोले कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, ये रिएक्शन हमने वर्बली बोली। अब इसी रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिकली, जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, ऑक्सीजन का O2, और ये MgO जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है भैया? केमिकल इक्वेशन। ये जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी? ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है? कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं भैया? केमिकल इक्वेशन से ही एक्सप्रेस करते हैं। आइए देखिए, अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के। तो एक बोला वर्ड इक्वेशन। क्या है भैया? वर्ड इक्वेशन। देखो, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। केमिकल इक्वेशन वही जो वर्ड है उसको हमने क्या करा? सिंबल में कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, वही क्या हो गया भैया? केमिकल इक्वेशन हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड देयर फॉर्मूला। देखिए, ये रिएक्टेंट हो गया,
ये प्रोडक्ट हो गया, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अब सवाल आता है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है ना। देखो, तो एक हमारे लिए बाबू लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जो है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सेम कहानी एनर्जी के साथ भी चलती है, क्योंकि एनर्जी और मास में आपस में रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू mc²। खैर उस पर हम नहीं जा रहे। अभी ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि ना मास बनाया जा सकता है ना मास को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो क्या होता है भाई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास क्या होता है, इंटरचेंज होता है। देखो जी ध्यान से समझो, इसका अगर आपसे बोले कि इस लॉ की समरी क्या है केमिकल इक्वेशन के टर्म में, तो देखो इस लॉ का सीधा सीधा मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट will always be equal to mass of product, always be equal to क्या, mass of product। अब सवाल आता है कि mass of reactant बराबर mass of product, ये हर इक्वेशन में जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें कोई कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, तो इसमें ये चीज़ फेल करने लगती है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होते। उसी चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। आइए ध्यान से समझिए। अब सवाल आता है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। क्यों? सो दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बना रहे। कोई दिक्कत वाली बात? देखो ध्यान से देखो, जैसे Fe+O2 करा हमने तो ये बना Fe2O3। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अगर यहां पे Fe के एटम की बात करें तो Fe कितना है भैया, 1। यहां पे Fe कितना है, 2। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3। क्या दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें एटम्स का नंबर सेम है? नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। अच्छा, इसको बैलेंस करने का बेहतर तरीका क्या है, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो और जिनके एटम में कमी या अधिकता लग रही है, बशर्ते आपको ध्यान देना है कमी किसमें कितनी कमी है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग स्टाइशोमेट्री बैठा दो। क्या होता है स्टाइशोमेट्री, जो बाबू यहाँ पे 4 और ये 3 लगा है ना, जो ये 4 और 3 लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका यूज क्या करते हैं, ये काहे लिए है भैया, ये है कि आपका जो इक्वेशन रहे, इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे, बैलेंस रहे। और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड, दैट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को क्या हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको साथ में लिखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करो, साथ में लिख लो। उसके बाद सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, मेटल को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस कीजिए, नॉन मेटल्स को। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में कीजिए,
उसके बाद दोनों तरफ के एटम जो रिएक्टेंट रहे और प्रोडक्ट रहे उनके एटम को क्या कीजिए, आप देख के वेरीफाई कर लीजिए कि किसमें कितना एटम है, रिएक्टेंट के साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है राइट फाइनल बैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल चलो आप आपसे शुरुआत कर लेते हैं। चलो मान लो कि ऐसा कुछ है, CH4 है और इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ और ये बन रहा है CO2 प्लस H2O। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले लिस्ट कर लीजिए एलिमेंट्स को। चलिए हम लिस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही तीनों है, ठीक है। यहाँ भी कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि बैलेंस मेटल फर्स्ट। यहाँ पे तो मेटल है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल। तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के तीनों क्या है भैया, नॉन मेटल। तो मेटल नहीं है तो मेटल का लोड लेने की जरूरत ना है, जो है उसको बैलेंस करो। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है भैया, 1। यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बाबू, देखो 2 और 1, 3, ठीक है। ये कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, कंबस्शन रिएक्शन। कैसे बैलेंस करते हैं आओ देखो, आइए बात करते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 दैट गिव्स आउट CO2 प्लस H2। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस कीजिए। किसको बैलेंस कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन। क्या नंबर ऑफ कार्बन बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं। यहाँ भी 4 है, सॉरी यहाँ भी कार्बन कितना है, 1। यहाँ भी कार्बन कितना है, 1। उसके बाद क्या करो कि सबसे पहले कोशिश करो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। किसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन को। तो देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम किससे, इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 2 का 4 हो जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो देखो भैया एक स्टेप के बाद हमारे पास क्या मिलता कि ये O2 हो गया और ये हमने करा CO2 और प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड 2 और 2 4। यहाँ पे कितना है, 2। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2 से और बैलेंस कर देंगे। ये कौन सा इक्वेशन रहा भैया, बैलेंस्ड फाइनल इक्वेशन। वेरीफाई कर लो, कार्बन कितना, कार्बन यहाँ पे कितना, 1। कार्बन यहाँ पे भी कितना, 1। अगर आपसे बोले हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4। यहाँ पे भी कितना, 4। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है भाई, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना, 4। क्या बैलेंस हो गया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस करने के लिए चीजें दी हुई हैं, आपको जरूर से जरूर इसको लगाना है। मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूं। देखो यहाँ Fe है, फिर H2O जो बन रहा है Fe3O4 और फिर H2 बाहर निकल रहा है। देखिए सुनिए, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को। मेटल देखो भैया यहाँ पे क्या है, आयरन। देखो उसको अलग से लिख लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, आयरन यहाँ पे कितना है, 3। यहाँ पे कितना है, 1। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल देखिए अपने पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है भैया, 4। तो हम क्या काम करेंगे, 4 अगर यहाँ पे लगा लिए तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ। अब यहाँ पे लिख लिया Fe3O4, ऑक्सीजन का काम खत्म। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 दूना के 8। तो वहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 4H2 और लगा लेंगे। देखो दिक्कत वाली बात। अब वेरीफाई कर लो, यहाँ पे आयरन कितना, 3। यहाँ पे भी कितना, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना, 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना, 4। बाकी सब आप बिल्कुल से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं भैया? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपको 10th लेवल पे पढ़ने हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी का एक और नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक, दूसरा डीकंपोजिशन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा है रेडॉक्स। रेडॉक्स कुछ नहीं होता जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कैसे हो? साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन का मतलब है दो लोगों का आपस में जुड़ना, जुड़ के नया प्रोडक्ट बनाना। इसका अलग नाम क्या रहा भैया? अलग नाम रहा सिंथेसिस रिएक्शन। इसका अलग नाम क्या रहा? सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए भैया क्या होता है, क्या बोला इसके अंदर कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे फॉर्म करने के लिए सिंगल प्रोडक्ट को। यहां भी देखो, यहां भी देखो, प्रोडक्ट अपना कितना है? एक ही है ना। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बात करते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो ये निकला क्या? MgO, जो कि शुरू में एग्जांपल लिया था। बाद में हीट किस फॉर्म में निकलती है भैया? लाइट के फॉर्म में। लाइट कैसा निकलता है इसके अंदर? वाइट फ्लेम, है ना। कैसा फ्लेम? वाइट फ्लेम। वाइट और येलोइश टिंट का फ्लेम होता है। खैर देखिएगा, अगर जब ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन करते हैं तो क्या क्या चीज हमको ऑब्जर्व होती है? पहला चीज, Mg burns with dazzling white flame. It's not पूरा white, it's like white into yellowish tint, है ना। बहुत ब्राइट लाइट निकलती है वहां पे, ठीक है। अब व्हाइट MgO पाउडर, ये जो MgO बनता है ये किस कलर का होता है भैया? व्हाइट कलर का। इट इज अ बेस, इट इज अ क्या? बेस। अब हीट निकलती है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। चर्चा अगर कर लें कि रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, किसकी बात करें भैया? रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट, बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज कह लो, हीट एक्सचेंज। देखो, तो उसके बेसिस पे जो हमको रिएक्शन पढ़ने हैं वो दो टाइप के होते हैं भैया। एक है एंडोथर्मिक, और दूसरा है एक्सोथर्मिक। दूसरा कौन सा है? एक्सोथर्मिक। आप ऐसा समझो कि एंडो और एक्सो में क्या फर्क है? एंडो के अंदर हीट इज रिक्वायर्ड, और जब हीट देनी पड़े, जैसे कि मान लो कि हम खाना बना रहे हैं तो हमको हीट देनी पड़ती है, और जब हीट देनी पड़ती है तो वही क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर हीट इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा समझो कि इसका जो डेल्टा H की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी, अगर डेल्टा H की वैल्यू इसके अंदर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अच्छा, एक्सोथर्मिक में ध्यान दीजिए, एक्सोथर्मिक में हीट इज रिलीज्ड। हीट इज क्या होते हैं भैया? रिलीज होती है, बाहर निकलती है हीट इज रिलीज्ड। और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा H की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब कैसे होती है वो आपको आगे के क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे अगला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कह लो या रिएक्शन कह लो,
क्विकलाइम इन वाटर। सबसे पहले क्विकलाइम किसको कहते हैं? क्विकलाइम इज CaO, ठीक है। जब CaO को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट लिबरेट होती है, ठीक है। चूना को जब आप पानी में डालिएगा तो हीट अपने आप निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहली बात क्या बोला? राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली का मतलब होता है फास्टली, या फास्टली कह लो या रेडिली कह लो, है ना, कि मतलब फटाक से रिएक्ट करता है बहुत कम समय के अंदर, ठीक है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर बहुत जल्दी मतलब बहुत फोर्स से पानी डालेंगे तो यहाँ पे धमाका होने की संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए पानी क्या करा जाता है? धीरे धीरे डालते हैं। अच्छा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका यूज हम करते हैं सीमेंट फॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर भैया? सीमेंट फॉर्मेशन के अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं व्हाइट वॉश वॉल। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 के साथ रखा तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज हुआ। देखिए इसमें क्या, CaOH2 का सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, है ना, सिंपल सी बात है। व्हाइट वॉशिंग वॉल आपने देखा होगा पुट्टी पुट्टी करते हुए, है ना। इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 फ्रॉम एयर, ये CO2 के साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। CaCO3 इज फॉर्म्ड इन 2-3 days। इंस्टेंट कलर नहीं आता है। अगर व्हाइट वॉश जब आप कर रहे हो तो पहले दिन थोड़ा लाइट रहेगा, फिर डार्क, स्लोली ऐसी चीजें होती हैं। और दिस लेयर ऑफ CaCO3 गिव्स शाइनी वॉल। ऐसा करने के बाद दीवारें चमकने लगती हैं भैया, दीवारें बोल उठेंगी, जानते ही हो आप लोग, है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसकी चर्चा करते हैं भैया? डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझो, डीकंपोजिशन का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन मतलब किसी भी बने बनाए चीज को तोड़ देना। क्या कर देना भैया? तोड़ देना, सॉरी। देखिएगा भैया, अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 or more सिंपल सब्सटेंसेस आर आल्सो इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकंपोजिशन 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप हीट से करा लो, थर्मल से, जब उस हीट से कराया तो उसको क्या बोले? थर्मल डीकंपोजिशन। अगर बिजली से कराया, बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा लिया, सनलाइट या कोई भी लाइट, तो उसको कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए ध्यान से समझिए। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, PbNO3 लास्ट ईयर CBSE में पूछा भी हुआ था, है ना, बैलेंस करने के लिए। लास्ट ईयर मतलब कब? 2025 के CBSE के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद बैलेंस करने के लिए दिया था कि PbNO3 का जब डीकंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट देना। तो ये PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 अब प्लस O2 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसोसिएशन इन फ्यू ऑफ द केसेस। ऑलराइट, चलो जी आगे चर्चा करते हैं हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? अ थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन वेयर a single compounds break down into 2 or more than simpler products when heated। जब बाहर से हीट दे रहे हैं, जब बाहर से हीट दे रहे हैं, तब कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा अपने कंपोनेंट्स में टूट रहा है। अब बताओ जरा कि जब हीट देनी पड़ रही है तो ये रिएक्शन कैसा होगा? प्लीज बताइए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? क्या होगा भैया? एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक होगा। कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज कैसा भाई? एंडोथर्मिक। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
वो सारा का सारा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। देखो अब ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का कलर आप लोग प्लीज याद रख लेना, इट इज ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर। इसको हीट करा तो इन्होंने बनाया फेरिक ऑक्साइड और फिर SO2 और SO3 गैस रिलीज हुई। ऐसा क्यों हुआ, हमने हीट करा है, ये जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वैसा डिकम्पोजिशन, वैसा ब्रेकडाउन जो किसके प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिसिटी बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना। ये किसके लिए, हम पानी जैसे H2O है ना, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग तोड़ना है भैया, तो क्या काम करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, देखिए ये सेटअप आपको याद होना चाहिए। एक क्या काम करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड ले लेते हैं दोनों, इधर बैटरी है, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आप जानते होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना। ओके, इसको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। आप देखो ये कैसा टर्मिनल है भैया, पॉजिटिव, ये कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक जगह पे हाइड्रोजन वो कहाँ, कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ, एनोड के ऊपर आके सेटल हो जाता है ना। किस फॉर्म में भाई, बबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं। चलिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कोई दिक्कत वाली बात, देखिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। किसकी बात करते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। वैसा डिकम्पोजिशन जो कैसे हो रहा है भैया, लाइट की वजह से हो रहा है। लाइट माने अभी आपके लिए तो सनलाइट, है ना। देखो, अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर a single compound break down into 2 or more simpler substances with the help of light energy। light energy कहने का मतलब है सीधा सीधा सनलाइट, है ना। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है क्या, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है भैया। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के अंदर रखते हैं तो सिल्वर किनारे जो ग्रे कलर में आता है, और Cl2 येलोइश ग्रीन कलर में डिसिपेट या बाहर निकल जाता है ना। AgBr देखिए, Ag और Br2 किनारे, ये एक सब्सटेंस था, ये हीट मिलने के बाद 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया। ये अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब यही टूटने से बचने के लिए क्या करते हैं कि इनको ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं, है ना, कि अगर काले रंग की बोतल में ना रखें तो सनलाइट पड़ेगा, हमेशा टूट जाएंगे। फिर रेडिकल बनाते हैं या फ्री रेडिकल बनाते हैं, खैर वो अपने काम का नहीं है। आप तो ऐसा समझो कि अगर AgCl या AgBr को हमने क्या काम करा, सनलाइट के अंदर डाल दिया। सनलाइट के अंदर क्या मतलब, अगर उस पर सनलाइट पड़ गई तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, कौन सा डिकम्पोजिशन है भैया, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अभी 2 मिनट पहले करा है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CBSE 2024, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या क्या बनता है, याद कीजिए आप। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NO2 PbO एंड O2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब उसके लिए हमको एक सीरीज होती है, सीरीज ऑफ एलिमेंट, जो कि हमको याद करनी होती है। अब इसका एक नेमोनिक है, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक,
नहीं याद रह जाए तो निमोनिक याद करने से बढ़िया है भैया कि आप ऐसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस, स्टेनस और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी और नीचे भैया गोल्ड होगा, उसके नीचे प्लेटिनम होगा। ठीक है। निमोनिक क्या है? निमोनिक याद रखिए कुड़ी, नाल, कार, मांगो। अच्छा, कौन सी कार मांगो भैया? ऑल्टो, ऑल्टो। साथ, अब साथ में याद रखना CATH लिखा हुआ है। साथ जाएंगे, जाएंगे, फिर सब, सब बोले तो सब, फिर हम, कहाँ? तो बताया आगरा। आप लोग ऐसे याद रखना कुड़ी, नाल, कार मांगो, कौन सी कार मांगनी है? ऑल्टो। साथ जाएंगे, फिर सब, हम, फिर कहाँ भाई? कहाँ घूमने जाएंगे? आगरा। और उसके नीचे क्या रख लेना भैया? सोना। ठीक है। ये फालतू की ट्रिक है, अगर आपको याद करनी हो तो प्लीज़ याद कर लेना। वैसे आप यहाँ से लेके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इतना तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहीं से आएगा। अच्छा, कुछ कुछ कंपाउंड कॉपर और जिंक और आप SnPb, Fe, Zn, Sn और Pb, ये चार लोग तो बिल्कुल से याद रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगली कहानी है कि ZnS और CuSO4 का रिएक्शन हुआ। तो देखिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक या कॉपर? तो पता चला कि इसको देखने के बाद जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या काम करेगा? इनको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 और ये क्या किनारे हो जाएंगे? कौन? कॉपर किनारे हो जाएंगे। देखिए यहां पे देखिए जिंक है, हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन चूंकि कहाँ आता है? जिंक से ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या काम करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये बना लेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। आगे देखिए, फिर ZnS और CuSO4 दिया हुआ है रिपीट टेलीकास्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। अब Cu और PbSO4 दिया है, Cu और PbSO4, तो देखिए Cu जो है वो कम रिएक्टिव है Pb से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। A student has dipped some iron nail in an aqueous solution of a copper sulfate. After about 25 minutes, he would observe that the color of the solution has changed from, अब देखो भाई कहाँ, किसके सॉल्यूशन में डाला है? कॉपर सल्फेट में। और किसको डाला है? आयरन को डाला है। कॉपर सल्फेट याद रखिए ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का? ब्लू कलर का, ब्लू विट्रॉल कहते हैं इसको। देखो अब जब ये रिएक्शन होगा तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बना लेगा FeSO4 और यहाँ पे एक यहाँ पे Cu डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये इसका कलर है ब्लू और ये FeSO4 इसका कलर होता है कैसा? अभी थोड़ी देर पहले बताया, ग्रीन। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? ब्लू टू पेल ग्रीन। चलिए आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था भैया थोड़ी देर पहले, उसमें देख रहे थे कि एक एटम है
जो किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, आगे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड। इसमें यह होता है कि मेरा कंपाउंड, जैसे मान लो कि AgNO3 है और NaCl है, तो क्या काम होगा कि ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। कैसे होता है देखो, AgNO3 बाबू अगर आप देखो ये सॉल्ट है तो ये कैसे टूटेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। अब क्या होगा कि अपना छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो Na किसके पास गया? NO3 के पास, क्या बना लिया? NaNO3। Cl किसके पास गया? Ag के पास, क्या बना लिया? AgCl। ठीक है, क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। इसका आयन इसके साथ, दो कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज करके जो रिएक्शन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगी भैया, है ना। चलिए, सॉरी, आगे चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? देखो भाई, ये NaCl प्लस AgNO3 इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, CaO और H2O दो अलग अलग सब्सटेंस है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया भाई? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां देखो KNO3 और H2SO4, यहां भी म्यूचुअल आयन का एक्सचेंज हुआ है। ये इधर चले गए हैं और ये इधर चले गए हैं, तो ये भी कैसा हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट DD हो गया। और यहां देखो ZnCl2 और H2S, यहां पे भी आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पूछ रहा है कि कौन अलग है, तो भैया ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, तो अलग कौन हो गया? ऑप्शन बी, क्योंकि वो कौन सा रिएक्शन है भैया? सिंथेसिस रिएक्शन। आगे देखिए, बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। कौन सा रिएक्शन की? रेडॉक्स रिएक्शन की। Redox reaction is a chemical reaction where reduction and oxidation occur simultaneously। वैसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो भैया, ऑक्सीडेशन किसके साथ? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या इसके अलावा ये भी कह सकते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। लॉ रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर को भी क्या कह सकते हैं हम? रिडक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, ये रिएक्शन रहा भैया, CuO प्लस H2। अब देखो H2 किसके साथ जुड़ रहा है बाबू? H2 किससे हट रहा है? CuO से H2 हट रहा है क्या? CuO से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ चला जा रहा है? H2 के साथ। ऑक्सीजन हटा ना, ऑक्सीजन हटा तो CuO का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। और इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा तो इनका यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जब दोनों चीजें साथ में हो रही हो, जब दोनों चीजें दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया? रेडॉक्स रिएक्शन। आ जाओ बात करते हैं। जैसे कि ये देखो, MnO2 प्लस 4HCl दैट टर्न्स आउट इनटू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखो
Mn के साथ पहले ऑक्सीजन लगा था, अब क्या Mn से ऑक्सीजन हटा है? अच्छा, ऑक्सीजन हटा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो Cl को, तो Cl से क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटा ना, Cl से क्या हुआ? हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो एक बात तो पक्की चल रही है कि MnO2 का क्या हुआ है भैया? रिडक्शन हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है? MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज क्या? ऑक्सीडाइज। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर नॉर्मल जिंदगी में देखें तो उसका क्या क्या फर्क है? पहला, कोरोजन सुना होगा आपने, रस्टिंग ऑफ आयरन, और दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब ये होता है कि खाना खराब हो जाता है। अगर आप खाना रखे रहिए बहुत देर तक, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, तो फिर वो खाने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे एक फिनोमिना काम करता है, रेंसिडिटी। वो बेसिकली कुछ नहीं है, फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। अब सवाल आता है कि रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? तो या तो आप पेंटिंग कर लो, या तो ऑयलिंग कर लो, या तो गैल्वेनाइजेशन कर लो। और फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डाल के रखते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं, ये है प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है तो टेस्ट खराब हो जाता है ना। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट डाल लेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो फूड लंबे टाइम तक, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो भी खाने पीने का सामान है वो लंबे दिन तक चले, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज अल्टर्स अ सब्सटेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इट्स शेप, साइज और स्टेट। देखिएगा भैया क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर उसके शेप साइज में चेंज हो, ठीक है, या उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो, तो उसको हम कौन सा चेंज कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है कि बॉइलिंग वाटर है तो क्या है? वाटर पहले लिक्विड में था, लिक्विड से हम कहाँ लेके चले गए? इसको अगर आप यहां से देखो, देखो जी, पहले वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड। बॉयल किया तो कहां चला गया? वेपर, रहे ना। ठीक है, अब शेप में चेंज, ग्लास पहले बड़ा था, शेप चेंज हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में कर लिया हमने। ये लकड़ी है, लकड़ी का शेप पहले अलग था, अब अलग है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। आगे देखिए बात करते हैं हम केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है भैया? देखिए, इट इज अ irreversible चेंज। ठीक है, क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस वेयर केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड फॉर्मिंग वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल चेंज होने का मतलब कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसका किसी के साथ रिएक्शन हुआ, उसका रिएक्शन होने के बाद जो उसकी पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अल्टर हो गई। क्या हो गई? अल्टर होने का मतलब सीधे सीधी बात है कि प्रॉपर्टी क्या हो गई भैया? चेंज हो गई, है ना। देखिए जैसे कि अगर मेटाबॉलिज्म की ही बात कर लें या कुकिंग ऑफ एग की बात कर लें, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर
अंडा बना नहीं था तो उससे पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी अलग था, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग थी। अब जब बनने के बाद इसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो गया और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो गई भैया, चेंज हो गई। कोई दिक्कत वाली बात? देखिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। ओके चलिए, आज इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, ये जितना हमने पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट है आपके रिवीजन के लिए। आप एक बार इस लेक्चर को बार बार देखें। सारी चीज़ जब एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार इस लेक्चर को आप एज अ क्विक रिवीजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसको रिवाइज करें, एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि बाबू अल्टीमेटली आना आपका क्वेश्चन ही है। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, असली काम वही होता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले नए किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।